हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है आंतरिक नदियाँ। राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी, उनको इंग्लिश में इनलैंड रिवर्स कह सकते हैं। तो वे नदियाँ जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती हैं। आंतरिक नदियाँ किसको कहते हैं? वे नदियाँ जिनका जल समुद्र में नहीं जाता है और जो मरुस्थल में और झील में गिर जाता है उसको आंतरिक नदियाँ कहते हैं। और मैंने आपको शुरू में बताया था, राजस्थान में 60% क्षेत्र जो है आंतरिक नदियों का है। जो सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र है राजस्थान में वो आंतरिक है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा क्षेत्र है इसमें। देखिए ये उत्तरी पश्चिमी राजस्थान सारा जो है ये आंतरिक नदियों का क्षेत्र है। उत्तर में देखिए गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले हैं। इधर ये शेखावाटी में चूरू छोड़ दीजिए, झुंझुनू और सीकर ज़िले हैं। इधर पश्चिम में जैसलमेर ज़िला है। देखिए बीकानेर में और चूरू में तो कोई नदी नहीं बहती, आपको पहले भी बता दिया मैंने। और ये जयपुर, अलवर, भरतपुर में भी एक दो नदी है जो आंतरिक है। पर राजस्थान की सबसे प्रमुख आंतरिक नदी है गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती है, ये है घग्गर नदी। ये इधर हनुमानगढ़ ज़िले में प्रवेश करती है, फिर हनुमानगढ़ के पास होते हुए ये गंगानगर ज़िले में बहते हुए और पाकिस्तान तक चली जाती है ना। वर्षा ऋतु में ये पाकिस्तान तक चली जाती है। इसका नाम है घग्गर नदी। ये राजस्थान की सबसे प्रमुख आंतरिक नदी कहलाती है। तो राजस्थान के दो ज़िलों में ही बहती है, हनुमानगढ़ में और गंगानगर में। देखिए इसको अपन अलग से समझते हैं। घग्गर नदी, देखिए राजस्थान की प्रमुख आंतरिक नदी कहलाती है। देखिए इधर एक मैप और मार देता हूँ छोटा सा। ये इधर तो गंगानगर ज़िला हो गया और ये हो गया हनुमानगढ़ ज़िला। तो ये राजस्थान में देखिए दो ज़िलों में बहती है। ये गंगानगर है ना, बाकी इधर मैंने नक्शे बताए रखा है गंगानगर, और ये है हनुमानगढ़। तो ये उत्तरी राजस्थान के ज़िले हैं और इनमें बहती है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर ये इधर हिमालय पर्वत का क्षेत्र है। शिमला की पहाड़ियों का नाम सुना होगा, हिल स्टेशन है ये हमारा। और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और शिमला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और ये है ना, हिमालय का ही पार्ट है, आपको पता है। और यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों एक मंदिर है। यहाँ पर क्या है? एक कालिका माता का मंदिर है विद्यार्थियों, है ना। किसका मंदिर है? कालिका माता का। बड़ा फेमस मंदिर है। कालिका माता के मंदिर के कारण इस स्थान, इन पहाड़ियों को कालिका की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। कालका की पहाड़ियाँ, कालका हिल्स है ना, कालका की पहाड़ी। तो ये ध्यान रखना है कि जो घग्गर नदी है उसका उद्गम जो है शिमला, हिमाचल प्रदेश, कालका की पहाड़ी आदि ऑप्शन आ सकते हैं से होकर, और ये पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा में बहते हुए। और यहाँ पर देखिए एक जगह है टिब्बी, हनुमानगढ़ में एक टिब्बी तहसील है, टिब्बी गांव भी है। तो यहाँ पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है ना। और फिर आगे चलकर देखिए यहाँ पर ये हनुमानगढ़ ज़िला है। यहाँ पर क्या है? हनुमानगढ़। तो ये हनुमानगढ़ के निकट बहते हुए, और फिर इसका जल देखिए ये गंगानगर हनुमानगढ़ की सीमा को प्रवेश पार करते हुए और ये गंगानगर में होते हुए, और वर्षा काल में इसका जल पाकिस्तान तक चला जाता है। पाकिस्तान में एक स्थान है विद्यार्थियों, उसको हम बोलते हैं फोर्ट अब्बास।
फोर्ट अब्बास कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कई बार ये प्रश्न आ चुका है। देखिए मैं मैप पे ही बहुत सारी बातें आपको याद करा दूंगा। तो ये नदी आप देख रहे हैं गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िलों में बह रही है, और इसका जो प्रवेश है वो कहाँ हो रहा है? देखें आप, टिब्बी गांव के यहाँ, और टिब्बी गांव से प्रवेश करके और ये हनुमानगढ़ गंगानगर ज़िले में बहते हुए वर्षा काल में इसका जल फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। देखिए इसके किनारे जब ये यहाँ से प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक झील है विद्यार्थियों, बड़ी फेमस झील है हनुमानगढ़ ज़िले की, जो आपसे पूछी भी जा सकती है। का नाम है तलवाड़ा झील। तो आपसे पूछे तलवाड़ा झील किस ज़िले में है? हनुमानगढ़ ज़िले में। और किस नदी से संबंधित है? ये घग्गर नदी से, है ना। ये जो देखिए मैंने नदी बनाई है, ये कौन सी नदी है? घग्गर। ये राजस्थान की प्रमुख आंतरिक नदी कहलाती है। तो तलवाड़ा झील जो है वो हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे, और इसकी विशेषता है यह राजस्थान की सबसे नीचे स्थित झील है। सभी झीलों में ये सबसे नीचे स्थित है। तो राजस्थान की लो लाइंग झील, सबसे नीचे स्थित झील कौन सी है? तलवाड़ा झील। ये घग्गर नदी पर है और हनुमानगढ़ ज़िले में। आगे देखिए हनुमानगढ़ आ जाता है। हनुमानगढ़ शहर के किनारे ये नदी जो है बहती है, और देखिए वर्षा काल में इसका जो हनुमानगढ़ का जो पेटा है वो थोड़ा नीचे है, और जब वर्षा काल में इसमें बहुत पानी आता है तो हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में जो है फ्लडेड हो जाता है, बाढ़ग्रस्त हो जाता है। तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि यदि घग्गर नदी में ज़्यादा वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आएगी? हनुमानगढ़ में या उसके आसपास। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए विद्यार्थियों आगे चलें तो यहाँ 3 सभ्यता के केंद्र इसके निकट स्थित हैं। देखिए कौन कौन से हैं ये, है ना। आपने नाम सुना होगा कालीबंगा, ये सभ्यता के स्थल हैं, है ना। रंग महल, और तीसरा क्या है? पीलीबंगा। तो ये आसपास हैं, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल सभ्यता के केंद्र जो हैं किस नदी के किनारे स्थित हैं? घग्गर नदी के किनारे। और यहाँ पर विद्यार्थियों एक दुर्ग भी है जिसको भटनेर का दुर्ग कहा जाता है ना। ये देखा इधर उधर हो सकता है, मैंने केवल आपको एक स्केच मैप बनाया है समझाने के लिए। तो ये भटनेर का दुर्ग भी इसके नदी के पास स्थित है। भटनेर जो है हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम है, और भटनेर का दुर्ग यहाँ पर स्थित है। और देखिए ये नदी जो है भटनेर के आसपास जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये धानवन दुर्ग है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसको विद्यार्थियों धानवन दुर्ग कहा जाता है। जो दुर्ग मरुस्थल में रेत से घिरा उसको धानवन दुर्ग कहते हैं। हनुमानगढ़ में पड़ता है, और इसके आसपास के मरुस्थलीय क्षेत्र में ही ये नदी लुप्त हो जाती है। केवल वर्षा काल में, याद रखना, ये शिमला से लेके यहाँ पर भटनेर के मरुस्थल तक ही बहती है, और जब वर्षा के समय में ये नदी इधर गंगानगर में होके पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। तो देखिए बहुत सारे स्थल इसके किनारे हैं, है ना। टिब्बी से प्रवेश कर रही है, हनुमानगढ़ शहर है, यहाँ बाढ़ आ जाती है, और सभ्यता के केंद्र हैं कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और भटनेर का दुर्ग इस नदी के किनारे स्थित है। और देखिए जब वर्षा काल में नदी गंगानगर ज़िले में प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक जगह है सूरतगढ़, और यहाँ है अनूपपुरा। सूरतगढ़ के पास से बहते हुए, और ये स्थान है अनूपपुरा। तो अनूपपुरा के पास से बहते हुए और ये पाकिस्तान में चली जाती। तो केवल वर्षा काल में ही ये जल इधर की तरफ आता है, और अन्यथा ये हनुमानगढ़ ज़िले तक ही बहती है। और देखिए पाकिस्तान में इसका जो प्रवाह है इसको हकारा या हाकरा कहते हैं।
पाकिस्तान में इसके प्रवाह को हाकरा या हकारा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मैंने बहुत सारी विशेषताएं आपको इसी में याद करा दी। देखिए विद्यार्थियों, ये उत्तरी राजस्थान की प्रमुख नदी है, 2 जिलों में बह रही है। देखिए विद्यार्थियों, इसकी जो लंबाई है 465 किलोमीटर है, लंबाई पूछते नहीं हैं। और राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी आंतरिक नदी है। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी नहीं है, राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान में बहने वाली, ध्यान रखना। ये नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक नदी है। क्योंकि देखिए जो राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक नदी है वो दूसरी नदी है जो कांतली है, जो भी मैं बताऊंगा आपको, पर ये राजस्थान में होकर बह रही है, इसलिए राजस्थान में होकर बहने वाली नदियों में सबसे लंबी है। देखिए विद्यार्थियों, इसको जो है मनुस्मृति में, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है मनुस्मृति में, ब्रह्मवती कहा गया है ना। आपसे पूछे ब्रह्मवती किसको कहते हैं, तो घग्गर नदी को कहते हैं। और देखिए वैदिक युग में इसका क्या नाम था, तो वैदिक युग में ये सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी। तो ये बहुत पूछा जाता है, वैदिक युग की चर्चित सरस्वती किसे कहते हैं, घग्गर नदी को। वैदिक युग की चर्चित सरस्वती किसे कहा जाता है, घग्गर नदी को। मनुस्मृति में क्या कहा गया है, ब्रह्मवती, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और ये राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक नदी है। इसके देखिए विद्यार्थियों कुछ उपनाम भी हैं। इस नदी को मृत नदी, मृत प्रायः नदी, नट नदी, लेटी नदी, सोतर नदी आदि नामों से भी जाना जाता है। मृत नदी का मतलब है डेड रिवर। ये क्या है, ख़त्म हो गई, पहले ये DEAD डेड रिवर। देखिए विद्यार्थियों, पहले कहते हैं कि यह नदी है ना, सरस्वती अब थी तो यहाँ से होकर ये जैसलमेर होकर ये इधर अरब सागर तक जाती थी, परंतु अब जो है ये लुप्त हो गई है और ये केवल हनुमानगढ़ में भटनेर तक ही बहती है। इसलिए इसको मृत प्राय, लगभग जैसे समाप्त हो गई हो, इसलिए इसके ये उपनाम हैं। मृत नदी है ना, मृत प्रायः नदी लगभग, है ना, मृत जैसी, नट नदी, लेटी नदी, सोतर नदी, ये इसके बहुत सारे उपनाम हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ज़्यादातर इसकी यही विशेषता है। और देखिए राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी जो 2 देशों में बहती है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। तो ये भारत पाकिस्तान में बहती है वर्षा काल में, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। और देखिए राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करती है। देखिए ये जो है, ये वाली जो यहाँ पर जो सीमा है, ये रेडक्लिफ रेखा है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत पाकिस्तान की, उसको रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। तो वर्षा काल में नदी जो है इस रेडक्लिफ रेखा को क्रॉस करती है, तो इसलिए हम ये भी कहेंगे, या ये पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो पार करती है वो है घग्गर नदी।
तो देखिए सारी विशेषताएं विद्यार्थियों घग्गर नदी की आगे, इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के जो दूसरी नदियां हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए मैप पे है ना, एक बार और वापस बता दूं, ये शिमला या हिमाचल प्रदेश या कालका की पहाड़ी से निकलती, क्योंकि यहाँ कालका माता का मंदिर है। हिमाचल प्रदेश से होकर ये देखिए पंजाब हरियाणा क्षेत्रों में होकर बह रही है ना। और फिर ये प्रवेश कहाँ कर रही है? टिब्बी तहसील में। टिब्बी कहाँ? हनुमानगढ़ में। फिर यहाँ कौन सी झील है? तलवाड़ा झील, जो राजस्थान की सबसे नीचे स्थित झील है। फिर हनुमानगढ़ आ जाता है, और यदि इसमें वर्षा ज़्यादा है तो हनुमानगढ़ में बाढ़ आ जाती है। फिर इसके 3 सभ्यता के केंद्र हैं यहाँ, पीलीबंगा, रंगमहल और कालीबंगा क्षेत्र, ये आसपास ही हैं। और भटनेर का दुर्ग इसके पास स्थित है। और ये ये नदी जो है यहीं तक बहती है, केवल वर्षा काल में इसका जल आगे चला जाता है। और जब ये गंगानगर में आती है तो सूरतगढ़, अनूपगढ़ के पास से बहते हुए और अंत में पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली आती है। यहाँ इसे हकारा या हाकरा भी कहते हैं। और देखिए राजस्थान में इसका जो पाट है, पाट मतलब क्षेत्र, उसे नाली भी कहते हैं। तो कई बार आता है नाली किसको कहते हैं, तो ये हनुमानगढ़ क्षेत्रों में इसे नाली के नाम से भी जाना जाता है ना। ध्यान रखना, नाली एक भेड़ की नस्ल भी है जो इन क्षेत्रों में मिलती है। तो नाली, इसके पाट को नाली कहते हैं। और इसका जो मैदानी भाग है उसे वग्गी भी कहा जाता है। इसके मैदानी भाग को वग्गी भी कहते हैं। और हनुमानगढ़ क्षेत्र में जो घग्गर नदी है इसे नाली भी कहा जाता है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दूसरी नदियों का बताऊंगा। देखिए विद्यार्थियों, एक और आंतरिक नदी है, उसका नाम है कांतली नदी। घग्गर के बाद जो प्रमुख नदी है आंतरिक, वो है कांतली। देखिए इसमें मैं चित्र में बनाऊं तो ये देखिए सीकर और झुंझुनू जिलों में बहती है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि ये नदी सीकर और झुंझुनू जिले में बहती है। कौन सी हुई? कांतली नदी। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर ये 2 जिले हैं आपके, इधर ये सीकर है और इधर जो है ये झुंझुनू। ये छोटी सी नदी है, 2-4 बातें हैं इसकी काम की। तो देखिए विद्यार्थियों, सीकर में एक पहाड़ियाँ हैं इधर, इनको बोलते हैं हम खंडेला की पहाड़ी। नाम सुना भी होगा आपने। सीकर में खंडेला की पहाड़ी से नदी निकलती है और झुंझुनू में जाकर चूरू से पहले ये मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। तो ये नदी कौन सी है विद्यार्थियों? इसका नाम है कांतली नदी। कांतली नदी 2 जिलों में बह रही है ना, और ये चूरू से पहले मरुस्थल में जाकर खो जाती है। तो ये ध्यान रखना है, इनके 2 ही जिले हैं कांतली। तो इसको कह सकते हो शेखावाटी क्षेत्र, केवल चूरू में नहीं बहती है। तो इसकी जो है विशेषता है कि भाई ये शेखावाटी की प्रमुख नदी है। शेखावाटी की गंगा भी इसे कहा जाता है। ये शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी है और इसे शेखावाटी की गंगा भी कहा जाता है ना। इसके किनारे
गणेश्वर की सभ्यता है। आपसे पूछे गणेश्वर की सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो कांतली के किनारे है, ये सीकर में है ना। तो ये सीकर में, और इसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है ना। इसको क्या कहते हैं, गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। तो आपसे पूछे, देखिए उधर मैंने कालीबंगा बताया, कालीबंगा ये जो हनुमानगढ़ में है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की का स्थल है राजस्थान में। और जो गणेश्वर है ये सीकर में है, कांतली नदी के किनारे, और इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और देखिए, और इसे शेखावाटी की गंगा कहते हैं। इसे तोरावाटी बेसिन की नदी भी कहा जाता है, तोरावाटी बेसिन की नदी। आपको मैंने जब अरावली पर्वत में बताया था कि जो जयपुर, सीकर और झुंझुनू में जो पर्वत हैं वो तोरावाटी पर्वत है। तोरावाटी पर्वत क्षेत्र के तंवर वंशीय राजपूतों का क्षेत्र रहा है। तंवर, बहुत पहले यहाँ तंवर वंशी राजपूत रहते थे, जिन्हें तोमर भी कहते हैं इंग्लिश में ना, तोमर लोग, तंवर वंशी। तो उससे बना तोरावाटी क्षेत्र। तो तोरावाटी बेसिन की आपसे नदी पूछे तो कांतली है ना। और ये 2 जिलों में बह रही है, सीकर झुंझुनू में। और देखिए विद्यार्थियों, इसकी जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर है, और यह राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक नदी है ना। मैंने आपको बताया था जो घग्गर है वो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, पर ये जो है राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक नदी है। क्योंकि घग्गर नदी आप देख रहे हैं ये राजस्थान में ही नहीं बह रही, और इधर हरियाणा, पंजाब और इधर पाकिस्तान में भी जा रही, ये केवल राजस्थान में बह रही है कांतली नदी। तो इसे ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। देखिए इसकी और कोई विशेषता नहीं है। एक नदी और है विद्यार्थियों, जो बहुत छोटी सी नदी है, जिसको हम बोलते हैं काकनी। काकनी, या एक नाम है काकनेय, इसे काकनी या काकनेय भी कहते हैं, है ना। ये देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जैसलमेर, इधर बनाऊँ मैं, जैसलमेर ज़िले की नदी है ना। एक झील में जाके गिर जाती है, इसका नाम है, यहाँ बना देता हूँ, काकनी नदी है ना। ये सब एक साथ एक ही मैप पर हो जाएंगे। काकनी नदी कहाँ की हो गई, जैसलमेर ज़िले की। तो देखिए 3 नदियाँ मैंने बता दी, घग्गर हनुमानगढ़ गंगानगर में, कांतली सीकर झुंझुनू में, और काकनी जैसलमेर में। इसका जो उद्गम है, देखिए यहाँ पर मैं बनाऊँ, ये एक मॉडल मैप है, ऐसे मत ध्यान रखना कि ये एग्जैक्ट यहीं पर है ना। ये देखिए एक झील है जिसमें जाके नदी गिर जाती है। तो देखिए इसका जो उद्गम है, एक गांव है कोटरी गांव, जो जैसलमेर में ही है। ये कोटरी गांव से निकलती है, जिला वही जैसलमेर, और ये एक झील में जाके गिर जाती है। ये वाली जो झील है इसको बोलते हैं भुज झील। भुज झील भी कहाँ है, जैसलमेर ज़िले में। तो देखिए इसका उद्गम है ना, इसी पे मैंने बता दिया, ये उद्गम हो गया, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका मुहाना हो गया। तो उद्गम कोटरी गांव से निकल रही है और भुज झील में जाके गिर जाती है। देखिए इसको, इसकी जो लंबाई है 17 किलोमीटर है, और यह राजस्थान की सबसे छोटी, ये राजस्थान की सबसे छोटी
आंतरिक नदी है। देखिए कांतली सबसे बड़ी है जो ये मैंने बताई इधर, और काकनी सबसे छोटी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। और देखिए विद्यार्थियों, वर्षा काल में इसका एक नाम और भी है। वर्षा काल में इसे मसूरदी भी कहा जाता है। वर्षा काल में इस नदी को मसूरदी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, 3 प्रमुख नदियां बता दी, घग्गर, कांतली और काकनी, है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। और देखिए एक बार वापस बता दूं कि शेखावाटी क्षेत्र की नदी कौन सी है? कांतली। ये 2 जिलों में बहती है, सीकर और झुंझुनू में। इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ी से होता है सीकर में, और ये मरुस्थल में जाके खो जाती है। और इसे शेखावाटी की गंगा कहते हैं। और गणेश्वर की सभ्यता का विकास इस नदी के किनारे हुआ है। ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। और इसे तोरावाटी बेसिन की नदी भी कहते हैं। इस क्षेत्र तोरावाटी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, जो तौरवंशी राजपूतों का क्षेत्र है। ठीक है, इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है और ये राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक नदी है। देखिए विद्यार्थियों, एक और सभ्यता का केंद्र इसमें स्थित है, सुनारी। सुनारी जो लोहयुगीन सभ्यता है वो भी इसके किनारे स्थित है। ये झुंझुनू जिले में है। ध्यान रखना कि जो गणेश्वर है वो सीकर जिले में है। सुनारी की जो सभ्यता है, सुनारी क्या है? लोहयुगीन सभ्यता, वो ताम्रयुगीन सभ्यता है। और ये क्या है विद्यार्थियों? लोह युगीन। यहाँ पर लोहे की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। तो लोहयुगीन ताम्रयुगीन सभ्यताएं दोनों ही इस नदी के किनारे स्थित हैं। और जो काकनी नदी है, काकनी नदी है, ये जैसलमेर जिले की प्रमुख आंतरिक नदी है। इसका उद्गम कोटरी गांव से होता है और ये भुज झील में जाकर गिर जाती है। इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक नदी है। वर्षा काल में इसे मसूरदी कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब मैं जो है कुछ 2-3 छोटी छोटी नदियाँ और हैं, अपन उसकी चर्चा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, और 1-2 जो छोटी छोटी नदी हैं, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आंतरिक नदियाँ, क्योंकि राजस्थान में नहीं भारत में भी आंतरिक नदियों का प्रमुख क्षेत्र जो है राजस्थान में ही पड़ता है। देखिए विद्यार्थियों, एक नदी है जो जयपुर से निकलकर और अलवर ज़िले में बहकर ये हरियाणा की तरफ चली जाती है। तो ये भी एक प्रमुख नदी है। इसको बोलते हैं साबी नदी, है ना। जयपुर से अलवर होते हुए इधर की तरफ जा रही है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ये जयपुर ज़िला है और इधर ये अलवर है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जयपुर में एक पहाड़ियाँ हैं, इसको बोलते हैं सेवर। एक जगह है, शाहपुरा में पड़ती है। सेवर की पहाड़ी बोलते हैं इसको। सेवर की पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में। तो यहाँ से निकल कर ये नदी अलवर ज़िले में बहते हुए, और ये मैंने बताया ना इधर हरियाणा है। हरियाणा में एक स्थान है गुड़गांव, है ना। गुड़गांव एक गुड़गांव है ना। तो गुड़गांव के पास एक जगह है पटौदी करके। क्या नाम है? पटौदी।
तो ये नदी जो है ये कौन सी नदी हुई, ये साबी नदी। तो साबी नदी आप देख रहे हैं कि ये जयपुर में सेवर की पहाड़ी से निकलकर और जयपुर अलवर में बहते हुए हरियाणा में गुड़गांव के पास पटौदी नामक स्थान पर चली जाती है। इधर मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें चली जाती है। एक छोटी सी नदी है। तो आप इसको इसमें ज़िले पूछ सकते हैं, तो जयपुर और अलवर ध्यान रखना है। इसमें एक दो बातें काम की हैं, उद्गम और ये सब बता ही दिया। एक जोधपुरा की सभ्यता जो जयपुर में है वो इसके किनारे स्थित है। देखिए नदी और सभ्यता हमेशा पूछते रहते हैं। वर्षा काल में यह नदी अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। वर्षा काल में इसमें बहुत बाढ़ आ जाती है, तो विनाशकारी बाढ़, विनाशकारी लीला के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए इसकी एक सहायक नदी है सोता नाला। सोता नाला इसकी एक सहायक नदी है। तो देखिए ये इसकी कुल विशेषताएं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी सी नदी है। तो ये देख रहे हैं आप, सेवर की पहाड़ी से निकल रही है, जयपुर अलवर ज़िले में बहती है, हरियाणा के मरुस्थल में खो जाती है, गुड़गांव के पास पटौदी में ये विलीन हो जाती है। जोधपुरा की सभ्यता इसके किनारे स्थित है। वर्षा में ये अपनी विनाशकारी लीला बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है ना। और इसकी सहायक नदी है सोता नाला, और इसकी कोई विशेषता नहीं है। देखिए एक और नदी है, छोटी नदी है वो भी, जो अलवर और भरतपुर ज़िलों में बहती है। अलवर से भरतपुर की तरफ आती है। इसका नाम है रूपा रेल नदी। रूपा रेल, तो ये अलवर और भरतपुर ज़िलों में बहती है। अलवर तो बना ही रखा है, ये इधर है भरतपुर ज़िला। देखिए छोटी छोटी नदियां हैं जो केवल ज़िले ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये अलवर से निकलकर भरतपुर की तरफ आ रही है ना। क्या नाम है इसका, रूपा रेल। तो ये अलवर भरतपुर में बहती है ना। इसकी देखिए जो विशेषताएं हैं, रूपा रेल नदी, इसका जो उद्गम है ना, इसकी कोई ज़्यादा बातें नहीं है। उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है, अलवर ज़िले में। तो अलवर ज़िले में उदयनाथ की पहाड़ी में, यहाँ पर विद्यार्थियों थाना गाजी रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र, थाना गाजी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया यहाँ से निकलती है। और इसका जो मुहाना है ये भरतपुर में जाकर और कुशलपुर एक गांव है भरतपुर में, वहाँ जाके विलीन हो जाती है। तो ये दो ज़िलों में बहती है। अलवर में उद्गम होता है, मुहाना इसका भरतपुर में है, कुशलपुर गांव। रूपा रेल नदी इसके किनारे। अलवर में एक दो पर्यटक स्थल हैं। एक तो सरिस्का अभयारण्य, क्योंकि ये सरिस्का अभयारण्य से होकर बहती है। दूसरा एक मंदिर है भर्तहरि बाबा का मंदिर। भर्तहरि बाबा ये उज्जैन के शासक थे और सब कुछ राजपाट छोड़कर यहाँ पर आकर बस गए थे। तो ये जो है इन दोनों का संबंध किससे है, रूपा रेल नदी से। भर्तहरि बाबा का मंदिर इसके पास ही है, सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र से बह रही है, उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी से होता है, और ये भरतपुर में जाके कुशलपुर में विलीन हो जाती है। देखिए विद्यार्थियों, रूपा रेल नदी पर एक झील बनाई गई थी। उस झील का नाम है, इससे संबंधित एक झील है
इसको मोती झील कहते हैं। ये भरतपुर ज़िले में है। भरतपुर ज़िले में एक झील है मोती झील। मोती झील कई बार आता है कि ज़िले में स्थित है, भरतपुर में। तो देखिए जो भरतपुर के राजा थे सूरजमल जाट, तो उन्होंने यहाँ पर एक दुर्ग बनाया था। भरतपुर का बड़ा फेमस दुर्ग है लोहगढ़ का दुर्ग। लोहगढ़ का दुर्ग आपने नाम सुना होगा। ये लोहे के समान बहुत ही सुदृढ़ दुर्ग है और इसके चारों तरफ खाई बनी हुई है। इसकी सुरक्षा के लिए इस दुर्ग के चारों तरफ खाई बनी है जिसमें कि पानी भरा जाता था, तो ये बहुत ही सुरक्षित था इसके कारण, खाई के कारण। तो इसमें देखिए पानी की समस्या थी, पानी कहाँ से लाई जाए। तो इसमें जो पानी है वो इस मोती झील से लाया जाता था। मोती झील से देखिए एक नहर बनाई गई थी, किसको, इस दुर्ग के चारों तरफ की खाइयों को भरने के लिए। और उस नहर का नाम था विद्यार्थियों सुजान गंगा नहर। तो ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि लोहगढ़ दुर्ग में पानी किससे दिया जाता था, मोती झील से, और मोती झील में पानी रूपारेल से आता था। तो देखिए रूपारेल और साबी से संबंधित जो भी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब देखिए एक पॉइंट और रह गया, मैं इसको मिटा देता हूँ। एक राजस्थान में सांबर झील जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाही झील कहलाती है। मैंने कहा था आंतरिक नदियाँ वो हैं जो मरुस्थल में खो जाती हैं या फिर झील में गिर जाती हैं, है ना। तो देखिए राजस्थान के आपसे पूछे सबसे बड़ी अंतः प्रवाही झील कौन सी है, तो सांभर झील। सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाही झील है ना। इसमें देखिए 4-5 नदियाँ आकर मिलती हैं। तो देखिए इसमें जो नदियाँ मिलती हैं कौन कौन सी हैं, रूपनगढ़, 2 मेन है, रूपनगढ़ है और एक है मेंथा, एक है मेंढा, है ना। देखिए खरियन और एक है खंडेला, और भी छोटे छोटे नदी नाले इसमें आकर गिरते हैं। तो ये इस तरह से रूपनगढ़, मेंथा, मेंढा, खरियन, खंडेला प्रमुख नदियाँ। इसमें भी 2 नदियाँ सबसे फेमस हैं, रूपनगढ़ और मेंथा। देखिए ये जो झील है सांबर झील, ये 3 जिलों में बटी हुई है ना। इसका काफ़ी भाग नागौर में आता है, कुछ भाग इसका जयपुर में है और कुछ भाग इसका अजमेर में पड़ता है ना। नागौर में, जयपुर में और कुछ भाग अजमेर में पड़ता है। वैसे ये प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर ज़िले में आती है। तो देखिए विद्यार्थियों इसमें एक दो जो मैंने बताया ना, एक तो मेंथा फेमस है। तो देखिए यहाँ पर जयपुर में एक जगह है मनोहरपुर जगह है। ये मनोहरपुर से निकलकर और नागौर क्षेत्र में होते हुए ये नदी सांबर झील में, इधर ये नागौर होते हुए नागौर में ही ये इसमें गिर जाती है। कौन सी नदी है ये, मेंथा नदी। तो मेंथा नदी का उद्गम मनोहरपुर जयपुर से होकर ये नागौर क्षेत्र में होते हुए और इधर आकर सांभर झील में गिर जाती है ना। ये कौन सी झील हो गई, सांभर झील, राजस्थान की सबसे प्रमुख अंतः प्रवाही झील। तो देखिए विद्यार्थियों इसके किनारे नागौर में एक जगह है लूनवा, ये जैन तीर्थ स्थल है। एक बार पूछा गया था कि लूनवा जैन तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। ये नागौर में पड़ता है और मेंथा के किनारे स्थित।
और देखिए सीकर क्षेत्र में ये एक नदी और इसमें आके मिलती है, इसका नाम है मेंढा, है ना। मेंढा मेंथा ये बताया ना दोनों, एक मेंढा इसकी सहायक नदी है। ये हर्ष पर्वत क्षेत्र से आती है, सीकर में हर्ष पर्वत क्षेत्र से आकर और ये मेंथा में मिल जाती है, ध्यान रखना। तो मेंथा की सहायक नदी है मेंढा, और इसके किनारे है लूनवा जो जैन तीर्थ स्थल है। और देखिए एक नदी दक्षिण से अजमेर क्षेत्र से आती है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था नाग पहाड़ियाँ हैं, अजमेर में, जहाँ से आपको पता है लूनी नदी का भी उद्गम होता है। तो नाग पहाड़ अजमेर से एक नदी निकलती है और ये अजमेर ज़िले में ही बहकर ये इसमें सांभर झील में गिर जाती है। इसका नाम है रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़। तो मेंथा ऊपर से आकर मिल रही है और रूपनगढ़ ये नीचे से आकर सांभर झील में गिरती है। और इसके किनारे विद्यार्थियों एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, आपने नाम सुना होगा सलेमाबाद। अजमेर में किशनगढ़ के पास एक जगह है सलेमाबाद। तो सलेमाबाद जो है इस नदी के किनारे स्थित है और ये जो है निम्बार्क संप्रदाय का केंद्र है। तो देखिए निम्बार्क संप्रदाय का केंद्र सलेमाबाद रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। और बाकी देखिए छोटी छोटी नदियाँ खरियन खंडेला हैं। तो इस तरह से जो सांभर झील है राजस्थान की सबसे प्रमुख अंतः प्रवाही झील है। तो ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो देखिए विद्यार्थियों, है ना, मैंने राजस्थान की आंतरिक नदियों को बहुत अच्छे से आपको बताया है और ये वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इससे ज़्यादा कोई ऐसे प्रश्न नहीं है जो इस पर बनते होंगे। तो आज हमारा जो है नदियों का जो टॉपिक है वो पूरा हो गया। जो नेक्स्ट वीडियो है वो राजस्थान की झीलों से संबंधित होगा। ठीक है, आप इसको देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।